हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं प्राइसिंग ऑफ ऑप्शंस। ओके, अब इसमें हम ऑप्शंस के प्राइसिंग क्या होती है, उस मतलब जो प्रीमियम होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, वो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, करते हैं, और उससे हमें बेनिफिट क्या होगा, ये हम जानेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, प्राइसिंग ऑफ ऑप्शंस। ऑलराइट, अब इसमें आप ये क्वेश्चन तो आता ही है आपको कि ये प्राइसिंग ऑफ ऑप्शंस कौन डिसाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे ना एक्सचेंज कुछ ऑप्शंस की प्राइसिंग डिसाइड नहीं करती है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑप्शन चेन में आप ऑप्शन का प्रीमियम देख रहे हो तो वो प्रीमियम जो है वो एक्सचेंज की तरफ से आ रहा है आपको, लेकिन वो डिसाइड एक्सचेंज नहीं कर रहा है। वो कौन डिसाइड कर रहा है? मार्केट में जो सेलर्स और बायर्स दोनों हैं वही डिसाइड कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन की प्राइस क्या होगी। मतलब ये किस पे चल रहा है? डिमांड एंड सप्लाई इस इकोनॉमी के रूल पे चल रहा है। ओके, एक किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड जो है वो अगर ज़्यादा रहेगी, लेट्स से इस बैग की डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली, और सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस जो है ये बढ़ेगी। अब ये बढ़ेगी कैसे? तो एक मिनट लेता हूँ, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से मार्केट में एक ही वाटर बोतल है, एक ही पानी की बोतल है, राइट, और उसमें 1 लीटर पानी है, और आपको भी वो पानी चाहिए क्योंकि मार्केट में एक ही बोतल है, और मुझे भी वो पानी चाहिए, राइट। तो आप क्या बोलेंगे? इस बोतल की प्राइस कितनी है? लेट्स से 20 रुपीज़ प्राइस है इसकी। ओके, तो आप क्या बोलोगे शॉपकीपर को कि यार मैं 20 रुपीज़ देता हूँ, मुझे वो पानी की बोतल दे दे। मैं बोलूँगा नहीं यार, मैं पानी के बिना नहीं सकता अभी, तो मैं उसके तुम्हें 30 रुपीज़ देता हूँ, मुझे दे दे। तो ये बोलेगा नहीं यार, मैं मर जाऊँगा अभी पानी के बिना, मैं उसकी प्राइस 40 रुपीज़ कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट में बॉटल तो एक ही है ना गाइस, राइट। मतलब क्या है? सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब 20 रुपये की पानी की बोतल 40 रुपीज़ तक गई। यहाँ पे बिडिंग होने लगी, राइट, बिडिंग होने लगी यहाँ पे। तो उस पर्टिकुलर पानी की बोतल की प्राइस जो है बढ़ने लगी। तो जब मार्केट में सप्लाई कम होता है और डिमांड ज़्यादा रहती है तो उस पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होने लगती है। स्टॉक्स के रिगार्डिंग भी ऐसे ही होता है। ओके, हर एक चीज़ की ये स्टैंडर्ड इकोनॉमी का एक प्रिंसिपल है। तो अब हम इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या देखेंगे आगे कि अब डिसाइड कौन करता है? डिमांड और सप्लाई। मैं एक काम करता हूँ आपको दिखाने के लिए, और एक बार यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन चेन है हमारे यहाँ पे। इस निफ्टी के ऑप्शन चेन में इफ़ यू आर हैविंग अ लुक, एक मिनट, लेट इट लोड ऑप्शन चेन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, यहाँ पे भी अच्छा खासा वॉल्यूम आया है। 47,62,000 लोगों ने यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट किया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे एक्सचेंज हुए हैं, राइट। और यहाँ पे देखिए आपकी एलटीपी कितना है? 42 है। ओके, यहाँ पे देखिए बिड प्राइस जो है, बिड क्वांटिटी मतलब बाई, एक बायर यहाँ पे खड़ा है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। अभी मार्केट तो क्लोज हुआ है, क्लोजिंग के टाइम में एक बार यहाँ पे खड़ा है 41 रुपीज़ 30 पैसे को बाय करने के लिए ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का एक लॉट, और यहाँ पे 43 रुपीज़ को सेल करने के लिए एक सेलर खड़ा हुआ है यहाँ पे 12,850 लॉट्स 43 रुपीज़ पे। तो ये यहाँ पे ट्रेड कब होगा? इधर ये बायर जो है वो खुद की प्राइस बढ़ा दे, या फिर ये सेलर जो है वो खुद की प्राइस थोड़ी घटा दे, तभी जाके यहाँ पे ट्रेड हो सकेगा, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो किसी ना किसी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड हुआ ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए 15,600 वाली स्ट्राइक प्राइस, इसमें 1,350 रुपीज़ पे 950 क्वांटिटी को बायर के लिए खड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे 1,387 रुपीज़ पे एक सेलर खड़ा है 150 क्वांटिटी सेल करने के लिए। लेकिन इनमें अगर आप डिफरेंस देखोगे, प्राइस डिफरेंस, तो प्राइस डिफरेंस बड़ा है।
बायर जो है वो खुद की प्राइस इंक्रीज नहीं करना चाहता और सेलर जो है खुद की प्राइस डिक्रीज नहीं करना चाहता, और इसीलिए यहाँ पे कोई वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि ट्रेड नहीं हुआ है। वॉल्यूम जनरेट नहीं तो आईवी नहीं है, आईवी भी देख लेंगे आज हम, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट टाइम में आपको एक लेक्चर में बोला था कि आईवी का चैप्टर जो है वो थोड़ा बहुत बड़ा है, तो इसको मैं दूसरे लेक्चर में लूँगा, तो इस लेक्चर में हम वो कंप्लीट कर देंगे, नो वरीज। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी यहाँ पे नहीं है, तो ऑब्वियसली चेंज इन प्राइस भी नहीं होगा यहाँ पे, राइट। तो डिमांड और सप्लाई जो है ये दोनों चीज़ें यहाँ पे काम करती है और उस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जिट करती है। बायर्स और सेलर्स ही दोनों चीज़ों को डिसाइड करते हैं। ओके, अब प्राइसिंग मॉडल में देखेंगे तो हमारे पास 3 प्राइसिंग मॉडल निकल के आते हैं। सबसे पहला है बायनोमियल थ्योरी, दूसरा है मोंटे कार्लो सिमुलेशन और तीसरा है ब्लैक-स्कोच मॉडल। अब इसमें अभी तो हम फिलहाल ये वाला मॉडल इंडिया में यूज करते हैं, दिस इज अ प्रोमिनेंट वन, अपडेटेड है। बायनोमियल थ्योरी में अगर हम देखेंगे, देखिए इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, जस्ट खाली आपका 1 मिनट लूंगा, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे क्या होता है। बायनोमियल थ्योरी में क्या होता है गाइस कि ये पर्टिकुलर प्राइस है, ओके, तो अगर ये प्राइस यहाँ पे गिरेगी, ओके, मतलब बेरिश में जाएगी तो क्या होगा, और बुलिश में जाएगी तो क्या होगा। इतना ही खाली यहाँ पे ट्री डायग्राम के जैसा यहाँ पे इसका प्राइसिंग मॉडल है। मतलब लेट्स से एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम जो है 100 रुपीज़ है, अगर वो घट के 80 रुपीज़ हो गया या फिर बढ़ के 110 हो गया, तो आगे जो है इसके आगे और 2 स्ट्रीम्स निकल के आते हैं, ब्रांचेस निकल के आते हैं। 80 रुपीज़ से यहाँ पे ये घट के 70 रुपीज़ हो गया या फिर 80 रुपीज़ से बढ़ के यहाँ पे ये 90 रुपीज़ हो गया तो क्या होगा। इन द सेम वे यहाँ पे बुलिश हो गया था 110, यहाँ पे अगर ये प्राइस बीरिश होके लेट से 105 हो गया, राइट, और यहाँ पे बुलिश होके अगर यहाँ पे 120 हो गया तो क्या होगा। इन द सेम वे ये प्राइसिंग मॉडल वर्क करता है। तो इसके भी नीचे ब्रांचेस होते हैं, ओके। तो दिस इज नथिंग बट बायनोमियल थ्योरी, ओके। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल नहीं है, इसलिए ऑब्सोल्यूट हो गया कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि ऑप्शंस के प्राइसिंग के कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और ये बहुत सिंपल वे से उसको सेग्रेट कर रहा था, इसलिए ये ऑब्सोल्यूट हो गया। अब देखो मोंटे कार्लो सिमुलेशन में क्या था, ये 2 साइंटिस्ट थे, तो साइंटिस्ट नहीं स्टैटिस्टिशियंस थे, मैथमेटिशियन थे वी कैन से। तो इन्होंने क्या किया, मोंटे कार्लो सिमुलेशन में इन्होंने बायनोमियल थ्योरी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, एडवांस कर दिया। उन्होंने क्या किया कि ये पर्टिकुलर प्राइस है, तो ये प्राइस मतलब यहाँ पे कैसे 2 ही ब्रांचेस थे, राइट, बायनोमियल थ्योरी में, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस थे। मतलब ये प्राइस लेट से 100 रुपीज़ का है, तो ये प्राइस अगर लेट से 105 गया यहाँ पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और इसके आगे के ब्रांचेस बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। यहाँ पे अगर 110 गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100 उसके आगे के ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है। यहाँ पे लेट से बेरिश होके 90 रुपीज़ पे गया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, आगे की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इन द सेम वे ये एक ही जगह पे मल्टीपल ब्रांचेस निकाल के यहाँ पे प्राइसिंग की प्रोबेबिलिटी जो है, देखिए प्राइसिंग चेंज की प्रोबेबिलिटी जो है ये प्रोबेबिलिटी चेक कर रहा था। अब जिस पर्टिकुलर चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, हायर प्रोबेबिलिटी है, उस साइड में आप ट्रेड बना सकते हैं, ओके। मोंटे कार्लो सिमुलेशन। एनीवेज ब्लैक शोल्स मॉडल जो है, ये भी 2 मतलब ब्लैक और शोल्स दोनों भी मैथमेटिशियन स्टैटिस्टिशियन थे। तो इन्होंने क्या किया, उनका एक मॉडल, खुद का एक सेपरेट मॉडल रिलीज कर दिया। अब इसमें ना मॉडल में बहुत बड़ा एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला के अंदर भी सिग्मा वगैरह बहुत कुछ था। मैंने देखा वो फॉर्मूला, मेरे समझ में नहीं आया, मैंने छोड़ दिया, ओके, क्योंकि हमें क्या करना है, पैसा बनाना है। फॉर्मूले से पैसा नहीं बनेगा, ऑप्शन के प्राइसिंग को समझ के पैसा बनेगा, राइट।
तो फॉर्मूला इन्होंने बना दिया है, इसका फ़ायदा उठाएंगे। ये ब्लैक शोल्स जो है इन्होंने नोबेल प्राइज़ जो है वो जीत लिया था गाइस। तो ये बहुत इंटेलिजेंट थे। ओके, तो इनके इंटेलिजेंस को दिमाग नहीं लगाने का यहाँ पे, दैट इज़ नॉट अवर वर्क। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ब्लैक शोल्स मॉडल जो है यहाँ पे अभी प्राइसिंग मॉडल हम यूज़ करते हैं इंडिया में। एक्चुअली यूरोपियन सिस्टम में है ये, और यूरोपियन सिस्टम का जो सारा ऑप्शन का मॉडल है वो हम इंडिया में यूज़ करते हैं। तो ब्लैक शोल्स मॉडल हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कार का फोटो क्यों डाला है, अच्छा है मुझे बहुत अच्छा लगा। एनीवेज, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई कार आप बाई करने के लिए गए, खरीदी करने के लिए, लेट्स से ये सेकेंड हैंड कार है। ओके, फॉर सेकेंड हैंड कार है, और आप आपके फ्रेंड को भी लेके गए वहाँ पे, ऑलराइट, और ये है कार का सेलर, लेट्स से। ओके, और आप है यहाँ पे, यू आर इस कार का बायर, ऑलराइट, और सेलर अब इस कार को बेचते टाइम बोलता है कि ये कार जो है, ये कार लेट्स से 2015 का मॉडल है, और इसकी प्राइस अभी मतलब XYZ चली है, इतने किलोमीटर चली है। ओके, और इसकी प्राइस मैं अभी लगा रहा हूँ लेट्स से 6 लाख रुपए। ओके, सेकेंड हैंड है, अच्छा ब्रांड है कार का, ऑलराइट, लेट्स से टोयोटा की कार है। एनीवेज, तो आप क्या कर रहे हो, आप आपके दोस्त को पूछते हो, यार 2015 का मॉडल है, XYZ किलोमीटर चला है, ओके, और 6 लाख कीमत बता रहा है, तो क्या करें। तो आपका फ्रेंड जो है यहाँ पे, वो फ्रेंड बोलता है कि कार तो ठीक है यार, कार में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके टायर जो है थोड़े से घिस गए हैं। ओके, और 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद आपको इसके टायर बदलने पड़ेंगे, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ कि इंजन में अगर कुछ खराबी आए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसका वारंटी पीरियड जो है वो भी ख़त्म हो चुका है, राइट। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है, आपका ये फ्रेंड आपसे बात करना है कि मुझे ऐसा लगता है कि ले दे के इस कार की प्राइस जो है वो लेट से 5 लाख रुपए के आसपास है ही। ओके, कार तो अच्छे ब्रांड की, टोयोटा की प्राडो है ये, ऑलराइट। 5 लाख की नहीं आती यार, फिर भी चलो मान लो 5 लाख में प्राडो मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं जूता मारेंगे लोग यार एनीवेज, तो 5 लाख की एक कार ले दे की है ही, ऑलराइट, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये 1 लाख रुपए तुमसे एक्स्ट्रा मांग रहा है, ऑलराइट। तो आपके फ्रेंड ने आपको क्या बताया कि इस पर्टिकुलर असेट की या फिर लायबिलिटी, वॉट एवर दैट में भी, असेट लायबिलिटी में मत पढ़ो, इस पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस जो है वो 5 लाख रुपए है ही, इसके नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि उसका उतना प्राइस है ही, लेकिन ये थोड़ा ऊपर क्या मांग रहा है, 1 लाख रुपए ऊपर मांग रहा है। तो जो उसकी ले दे के प्राइस बोलते हैं ना हम, कि उतनी है, होती है प्राइस उसकी, तो उसकी खुद की प्राइस रहती है, इंट्रिंसिक। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यूज की, और ऊपर का जो मांग रहा है ना खुद के, इस पर्टिकुलर सेलर के प्रॉफिट के लिए ये सेलर खुद की जो एक्स्ट्रा प्राइस मांग रहा है, अप्रिशिएटेड प्राइस मांग रहा है, वो तो ये सेलर खुद की लगा रहा है एक्स्ट्रा, राइट। तो इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक। ओके, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आगे बढ़ के देख लेंगे ये भी। ओके, यहाँ तक समझ में आया, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। अब ऑप्शन प्राइस का जो प्रीमियम रहता है ना गाइस, इसके भी सेम दो तरीके से यहाँ पे सेग्रीगेशन होता है। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शन प्राइस की, मतलब प्रीमियम की, और एक होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता क्या है, देखिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, नई चीज़ है। ओके, एकदम बेसिक में जाके बताऊंगा मैं आपको। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या, लेट्स से कॉल ऑप्शन लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कॉल ऑप्शन इज नथिंग बट स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, राइट। अब देखिए, एज सिंपल एज दैट। मैं ना आपको फिर से एक बार हमारे NSE के ऑप्शन चेन पे लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, स्पॉट प्राइस कौन सा है, 16,951, ये है स्पॉट प्राइस। ओके,
अब स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? स्ट्राइक प्राइस हम चूज करेंगे, जस्ट गिव मी मिनट। यस, अब स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेंगे? लेट्स से 16,900 का। ओहो, इतना बड़ा नहीं चाहिए हमें। ऑलराइट, 16,900 का हम स्ट्राइक प्राइस लेते हैं। अब ये स्ट्राइक प्राइस की अगर एलटीपी देखेंगे आप तो 105 रुपीज़ है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 105 रुपीज़। तो हमें फॉर्मूला क्या मिला है? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अगर ये हम करेंगे तो कॉल के साइड का बता रहे हैं, हाँ, कॉल के साइड का इंट्रिंसिक वैल्यू पता चलेगा हमें उस स्ट्राइक प्राइस का। देखिए कैसे रहता है 16,951 माइनस 16,900। अगर ये करेंगे तो हमें कितना मिलता है? 51 मिलता है, राइट। 16,951 तो 951 माइनस 900, 51 मिला। तो इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, ओके, ले दे की इतनी तो है ही, 51 रुपीज़ तो है ही, यह है इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन यहाँ पे आप एलटीपी देखेंगे तो कितना है? 105 का है। तो एक्स्ट्रा कितना है? 105 माइनस 51, राइट, हाँ 51 ही है यहाँ पे, यस। तो 50 और 6 56 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, यस 54 रुपीज़। तो इसकी ले दे के वैल्यू तो है सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है 51 रुपीज़ इंट्रिंसिक वैल्यू है। और ये जो एक्स्ट्रा मांग रहा है ना, ये बंदा सेलर जो है एक्स्ट्रा मांग रहा है 105 रुपीज़ तक, ये 54 रुपीज़ क्यों मांग रहा है? एक्स्ट्रा मांग रहा है, तो इसको बोलेंगे हम एक्सट्रिंसिक। ओके, एक्स्ट्रा मांग रहा है। अब एक्स्ट्रा क्यों मांग रहा है देख लेंगे, नो वरी। अब ये रहा कॉल के साइड का। अगर आप पुट के साइड में आएंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, तो स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए स्पॉट, सॉरी यहाँ पे फिर से वही लिखा मैंने, ये है एक्चुअली है होता है स्ट्राइक माइनस स्पॉट। ओके, इसको थोड़ा नज़रअंदाज कर दीजिएगा। एक कॉपी पेस्ट करके लिया ना मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉल का तो पुट कर दिया लेकिन ये फॉर्मूला चेंज करना मैं भूल गया। कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में है ना। एक बार क्या हुआ था, एक मिनट लेता हूँ और आपको एक कथा सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। कथा क्या होता है यार, बहुत हिंदी में जा रहा हूँ मैं। एनीवेज, हिंदी मेरी थोड़ी गड़बड़ है। एक बार क्या हुआ था, बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी अंडमान में, राइट। और उन्होंने यहाँ वहाँ पे गीता रहस्य नाम का ग्रंथ लिखा था। उस गीता रहस्य क्या था, वो टीका टिप्पणी थी भगवद गीता पे। ओके, मतलब उन्होंने उसका जीस निकाला था, यू मे से इन दैट सेंस। तो जब वो मंडाले से मंडाले या आई डोंट नो एग्जैक्टली वेयर, प्रोबेबली मंडाले ही रहेगा। आई एम सॉरी इफ आई एम मिस कोटिंग द पर्टिकुलर प्लेस, लीव इट, मेन क्रक्स सुनिएगा। तो मंडाले से जब वो यहाँ पे आए, इंडिया में आए, तो पुणे में आए, तो उनका जो गीता रहस्य ग्रंथ है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया। ओके, सीज कर दिया उस, ओके, उसकी जो कॉपी थी, मेन कॉपी, वो दी नहीं उनको, ऑलराइट। हालांकि देनी चाहिए बिकॉज दैट इज देयर असेट। तो यहाँ पे आने के बाद एक जर्नलिस्ट ने पूछा उनको कि आपका तो गीता रहस्य ग्रंथ तो उन्होंने ले लिया, अब आप क्या करेंगे? इतने साल की मेहनत तो आपकी बेकार गई। तब बाल गंगाधर तिलक बोले कि नहीं, वो मेहनत बेकार नहीं गई। उन्होंने मुझसे मेरा ग्रंथ तो छीन लिया, लेकिन उन्होंने मुझसे मेरी बुद्धि नहीं छीनी है, राइट। तो वो ग्रंथ जो है वो मैंने लिखा है, और फिर से एक बार यहाँ पे बैठ के मैं ग्रंथ वो फिर से एक बार लिखूंगा। तो पुणे में आने के बाद बाल गंगाधर तिलक जी ने फिर से वो ग्रंथ यहाँ पे बैठ के लिखा,
और उसको प्रकाशित भी कर लिया। इन द सेम वे, मैं कोई बाल गंगाधर तिलक तिलक नहीं हूँ इतना बड़ा नहीं हूँ मैं, बट जस्ट एक एग्जाम्पल मुझे याद आया। तो ये जो है ये गलत है, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, इसको आप वैलिड मान लीजिएगा पुट के साइड में। अब पुट के साइड में कैसे होएगा ये, लेट्स सी। अब देखिए स्ट्राइक प्राइस, इसको मैं निकाल देता हूँ। ओके, अब स्ट्राइक प्राइस कितनी है, लेट्स से 17,100, राइट, 17,100 स्ट्राइक है। 16,951 जो है ये है इसकी स्पॉट प्राइस। अगर ये इतना ना दूर का नहीं लेते, एक बार ना पास का लेते हैं, लेट से 17 या फिर 17,050, इतना पास का लेते हैं। ओके, या फिर अरे छोड़ना यार, और एक ऊपर की है ना, आई फॉरगॉट। ओके 17,000, ओके 17,000 ये है स्ट्राइक प्राइस और 16,951 ये है स्पॉट प्राइस। अगर इन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे, ओके, तो कितना आएगा डिफरेंस, तो ये डिफरेंस आएगा 49 रुपीज़, करेक्ट है। अब ये 49 रुपीज़ क्या है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। ओके, ले देखिए इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन की पुट साइड की प्रीमियम की वैल्यू जो 49 रुपीज़ है ही। अब इसका एलटीपी देखो 64 रुपीज़ है, तो एक्स्ट्रा मांग रहा है। तो एक्स्ट्रा जो मांग रहा है ना, लेट से 49 मतलब एक 50 हो गया, और ऊपर के 14 मतलब 15 रुपये जो है, ये 15 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है, मतलब ये 15 रुपये है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। आई बात समझ में। तो ये होता है पुट के साइड में। अब अगर आप ये हमने क्या देखा, यहाँ पे इन द मनी है, इन द मनी के साइड में देखा, कॉल के साइड में, यहाँ पे भी इन द मनी है, इन द मनी में देखा पुट के साइड। अगर हम यहाँ पे देख ले आउट द मनी कॉल के साइड में, तो हमारा आउट द मनी सॉरी कॉल के साइड में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक देखने का फॉर्मूला क्या है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, राइट। तो यहाँ पे आउट ऑफ द मनी कॉल के साइड में देखते हैं 17,100 आउट ऑफ द मनी ये होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 16,951 यहाँ से लेके अगर 17,100 तक जाना पड़ेगा हमें, तो पहले जाना पड़ेगा 17,000 तक, राइट। 17,000 मतलब वो हो जाएगी 49 रुपीज़, और ये ऊपर के 100 मतलब 149 रुपीज़ यहाँ पे हमारी माइनस में निकल के आएगी, क्योंकि ये छोटी है ना, स्पॉट माइनस स्ट्राइक ये करना है हमें। तो माइनस में कभी वैल्यू होती है क्या, मतलब पैसे कभी माइनस में होते हैं क्या। स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या है, इस इतने रुपीज़ पे ये ट्रेड हो रहा है, तो ये कभी माइनस में नहीं रहता। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ना गाइस, वो है 0, और एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो है, जो भी यहाँ पे बताई गई है, कितना है 12 रुपीज़ 50 पैसे, पूरी की पूरी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। ओके, इसकी खुद की वैल्यू कुछ नहीं, ये खाली टाइम वैल्यू है। अब ये टाइम वैल्यू क्या है, ये हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। थीटा, इसको थीटा बोलते हैं। ओके, ऑप्शन ग्रिड जब हम सीखेंगे, और उसमें डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, वेगा क्या होता है, रो क्या होता है, ओके ये देखेंगे। ऑलराइट, तो ये मतलब मैं जो बताना क्या है आपको कि ओटीएम में जितने भी ऑप्शंस रहेंगे ना, उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं होती। किस साइड में भी जाके देखिए, पुट के साइड में भी जाके देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं होती, पूरी की पूरी एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है। इसीलिए जो क्या बोलते हैं, ऑप्शन सेलर जो रहते हैं ना, वो ओटीएम में जाके कॉल सेल करते हैं, ओटीएम में जाके पुट सेल करते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे अगर मार्केट नहीं आएगा, यहाँ से ऊपर सॉरी यहाँ से नीचे अगर एक्सपायर हो गया, या फिर यहाँ से ऊपर एक्सपायर हो गया, तो ये पूरे के पूरे फोकट में पैसे मिलते हैं उनको, राइट। एनीवेज, तो ये हो गया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का कैलकुलेशन। ओके, अब आगे जाके देखेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया और एक्सट्रिंसिक वैल्यू हो गया। अब आईवी देखेंगे यहाँ पे, आईवी स्टैंड्स फॉर वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी।
दिस इज नॉट ओनली वोलेटिलिटी गाइस, ओके, implied वोलेटिलिटी। अब ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती क्या है, इसके पहले देखेंगे वोलेटिलिटी क्या होती है। मतलब कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो उसका जो मीन वैल्यू होता है ना गाइस, मीन वैल्यू होता है ना, उस मीन वैल्यू से वो कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। ओके, तो कुछ स्टॉक्स की वैल्यू सॉरी वोलेटिलिटी जो रहती है वो लो रहती है, जैसे कि आईटीसी। ओके, इतना वोलेटाइल नहीं है स्टॉक, वो धीरे 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 चढ़ता है, धीरे 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 गिरता है। ओके, लेकिन अगर आप एसबीआई की वोलेटिलिटी देखेंगे तो वो हाई है, वो जितना ऊपर चलेगा उतना ही नीचे गिरेगा, उतना ही ऊपर चलेगा उतना ही नीचे गिरेगा, तो उसकी वोलेटिलिटी जो है वो हाई है। ओके, रिलायंस की भी वोलेटिलिटी मॉडरेट है, ओके, या मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं हम। ऑलराइट, अगर एमआरएफ की वोलेटिलिटी देखेंगे तो एमआरएफ की वोलेटिलिटी बहुत कम है, क्योंकि वो स्टॉक ही बहुत वेटेड है, राइट, उनके टायर की जैसे ही। तो IV स्टैंड्स फॉर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अब वोलेटिलिटी आपको समझ में आई। जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में वोलेटाइल स्टॉक कौन सा ज़्यादा है, बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल है। जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे गिरेगा, उससे भी बड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन निफ्टी जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, वो अगर एक जैसे चलता है एक जैसे ही गिरता है। ओके, उस जैसे ही चलता है उसके प्रोपोर्शन में ही गिरता है। बैंक निफ्टी का वैसे नहीं है, कितने भी प्रोपोर्शन में ज़्यादा बढ़ेगा, कितने भी प्रोपोर्शन में ज़्यादा गिरेगा। तो बैंक निफ्टी में पैसे ज़्यादा बनने के चांसेस बहुत होते हैं, डूबने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा रहते हैं। अगर आपका वहाँ पे पोजीशन साइजिंग अगर गलत है तो आपके पैसे डूबने के चांसेस भी रहते हैं। निफ्टी में वोलेटिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप उतनी वोलेटाइल निफ्टी के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो वोलेटिलिटी का मतलब समझ में आया। अब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गाइस फोरकास्टेड। ओके, फोरकास्टेड मतलब एक्सपेक्टेड, फ्यूचर वाली वोलेटिलिटी, उसको कहते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अब ये फ्यूचर में वोलेटिलिटी हम कैसे फोरकास्ट करेंगे, कैसे देखेंगे। हिस्टोरिक वोलेटिलिटी जो रहती है उसे एचवी कहते हैं, उस डेटा को लेके कुछ फोरकास्ट किया जाता है और उस फोरकास्ट को बोलते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। जब लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्टॉक की प्राइस ऊपर चली जाती है, जब लोग पैनिक में आके खुद के पोजीशन जो है वो एग्जिट कर देते हैं, स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, तो देखिए पैनिक में बहुत खतरनाक मार्केट गिरता है, राइट। तो यहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो पैनिक में, मार्केट में जब सेलिंग बहुत आता है तो आईवी पुट के साइड में बहुत बढ़ जाती है। ओके, क्योंकि जब मार्केट ऊपर चढ़ता है तो ऐसा कहा जाता है कि बुल्स जो होते हैं वो स्टेयरकेस से ऊपर जाते हैं। ओके, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं स्टेयरकेस से, और बियर्स जो है जब उनको नीचे आना होता है तो वो क्या करते हैं, विंडो से छलांग लगाते हैं राइट। तो बुल्स स्टेयरकेस से ऊपर जाते हैं धीरे 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 धीरे, और बियर्स जो है वो विंडो से छलांग लगाते हैं नीचे। एज सिंपल एज दैट। तो आपको समझ में आएगा ये। एनीवेज, तो ये था आईवी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अब इससे ज़्यादा आपको अगर देखना है तो यहाँ पे आके देख सकते हैं। आईवी जो है, यस, कॉल के साइड की आईवी अभी 17,000 की आईवी जो है वो 16.70 है। अब ये 16.70 का मतलब क्या है, 16.70 परसेंटेजेस। अब ये परसेंट में क्यों नापा जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस जो है, ये देखिए हर एक स्ट्राइक प्राइस की वोलेटिलिटी अलग है। जैसे आप इन द मनी में जाओगे वहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ेगी, जैसे ही आप एटीएम से ओटीएम में जाओगे वहाँ पे भी वोलेटिलिटी बढ़ेगी। ओके, हर जगह पे, इस साइड में भी जैसे ही आप एट द मनी से आउट ऑफ द मनी जाओगे वोलेटिलिटी यहाँ पे बढ़ेगी।
तो ये 16.70% में होती है, राइट। मतलब 70,000 का ऑप्शन का प्राइस जो है वही अगर हम मीन रखें, ये मीन मतलब एवरेज प्राइस है ऑप्शन का, तो ये 16.70%, मतलब ये सपोजली 100 रुपये अगर मीन प्राइस रखें हम, तो 16 रुपये 70 पैसे ऊपर भी जाता है और 16 रुपये 70 पैसे नीचे भी आता है। ओके, तो इतना ये वोलाटाइल है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे 16,700, तो इसका आईवी कितना है 28.14। इम्प्लाइड वोलाटिलिटी है, मतलब ये फ्यूचर में इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे जो इसका मीन प्राइस है उससे 28.14 रुपीज़ ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ओके, ये है इसका वोलाटिलिटी। ओके, एज सिंपल एज दैट। एक्चुअली आई वाज प्लानिंग टू डू वेरी ब्रॉड लेक्चर ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक आईवी के ऊपर, लेकिन मैंने बाद में ये सोचा कि अगर ये भी मैं अच्छे से मतलब बहुत इन डेप्थ में जाके देख आपको बताऊंगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आईवी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं मैटर करता जितना ग्रीक्स मैटर करता है। तो आई एम प्लानिंग टू टीच यू ग्रीक्स इन वेरी मच डेप्थ, क्योंकि उससे ही हमारे ऑप्शन के प्राइसेस बनेंगे। जैसे ही आप एलटीपी को देखेंगे यहाँ पे, और कोई भी ग्रीक देखोगे यहाँ पे, लेट से डेल्टा देखोगे, ओके, या फिर थीटा देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है या नहीं। और इतना मैं आपको 2 सेकंड में आप यहाँ पे डिसीजन बना सकोगे। इतना हम इन डेप्थ में जाके उसको पढ़ेंगे। एनीवेज, ये था आईवी के बारे में, राइट। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मतलब फोरकास्टेड। अब यहाँ पे इंडिया विक्स एक कंसेप्ट है, ये निकल के उभर के आता है। इंडिया विक्स मतलब क्या है? इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स। इंडिया के इंडेक्स में, अब इंडिया की इंडेक्स कौन सी है? मेन इंडेक्स निफ्टी 50। अब ये निफ्टी 50 क्या है गाइस? निफ्टी 50 मतलब इंडिया के जो 50 टॉप कंपनीज है हर एक सेक्टर में। ओके, 50 टॉप कंपनीज, उन कंपनी के स्टॉक्स को एक जगह पे लाके एक इंडेक्स बना दिया है, उसको कहते हैं हम निफ्टी 50। तो इसका इंडेक्स, इस इंडेक्स का जो वोलेटिलिटी है इसको कहते हैं हम इंडिया विक्स। ऑलराइट, अब इसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट अंदर है, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें खाली पैसा बनाने का काम है। ज़्यादा अंदर घुसेंगे तो मिट्टी के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। एनीवेज, ओरिजिनल कंसेप्ट कहाँ से आई है? शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शंस एक्सचेंज 1993 से, इंट्रोड्यूस्ड बाय एनएससी इन 2007, इंडिया विक्स 2007 में आया इंडिया में। What will be Nifty 50's annualized volatility? Annualized volatility for next 30 days. Next 30 days के लिए annualized volatility कितनी रहती है ये बताता है हमें इंडिया विक्स। अब अगर आप इंडिया विक्स का इंडेक्स देखोगे ना, इंडिया विक्स उसका भी एक इंडेक्स है। ओके, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, अगर बात छिड़ ही गई है। इंडिया विक्स, यहाँ देखिए इंडिया विक्स। ओके, यहाँ पे हम ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना वोलेटिलिटी अभी है 15.10। अब ये आइडियल कितना होना चाहिए गाइस? आइडियल 18 से नीचे होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ओके, 18 से नीचे रहेगा तो मार्केट ठीक से चलता है, एबनॉर्मल मूव्स नहीं आते हैं। अगर कोई एबनॉर्मल मूव आ भी गया तो वो भी कवर अप हो जाता है। यहाँ पे भी ये भी एबनॉर्मल मूव था, कल के सेशन में बहुत बड़ा मार्केट गिरा, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट दूसरे दिन पे कवर हो गया, यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, राइट। और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट को नीचे जाना है तो धीरे धीरे जाने लगा, क्योंकि यहाँ पे विक्स जो है वो 18 के नीचे है। कभी कभार मैंने ये भी देखा है कि विक्स जो है, इंडिया विक्स जो है वो 40 के ऊपर 80 के आसपास गया, वो भी देखा है मैंने एक बार। ओके, 80 के आसपास गया इंडिया विक्स। आप मतलब सोच सकते हैं कि इंडिया विक्स अगर 80 पे गया तो ऑप्शन के प्राइसेस जो है वो कितने इन्फ्लेट हो गए होंगे, राइट। 100 रुपये का ऑप्शन जो है, मैंने वो ऑप्शन देखा था, वो कुछ तो 12,000 पे गया था, 1200 नहीं 12,000। मुझे डेट नहीं पता है, प्रोबेबली ये कोरोना के पीरियड में ही था, यस कोरोना के पीरियड में ही था। लेकिन यू कैन इमेजिन कि इंडिया विक्स कैसे
इस ऑप्शन प्राइसेस पे अफेक्ट करता है वो ग्रीक्स के लेक्चर में हम देखेंगे, नो वरीज। ओके, तो ये क्या था हमारा इंडिया विक्स के बारे में कि इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स। ओके, तो आज के लिए गाइज इतना ही। आज का लेक्चर जल्दी रैप अप कर रहा हूँ क्योंकि आज इतना ज़्यादा डिस्कस करने के लिए बड़ा कुछ टॉपिक नहीं था, तो मैंने छोटे छोटे कंसेप्ट एक लेक्चर में डाल के यहाँ पे कवर अप कर लिया है ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो, आपका ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा हर एक लेक्चर में नहीं जाए। तो फिर से एक बार मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।